क्लास के बाद कोई भी डीपीपी नहीं उठाएगा। आज और कल जब टेस्ट होगे उससे पहले तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे। फिर कल का टेस्ट खराब जाएगा, फिर बोलोगे मैम आपने तो कहा था पीरियोडिक कर लेना। ठीक है, मुझे ये एक्सक्यूज नहीं दोगे आप लोग। ठीक है, तो जो क्लास के बाद का टाइम होगा आप लोगों के पास, इसके बाद में भी एक क्लास हो रहा आप लोगों की, उसके बाद और सुबह का जो भी टाइम होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को दोगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, सेम क्लास नोट्स में करवाए गए क्वेश्चन प्लस प्रीवियस जो टेस्ट हो चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, सिर्फ उतना करके टेस्ट देने बैठ जाना। ठीक है, चलो। यस सर। हाँ, और उसके बाद मैं संडे में शाम को भेजूंगी तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग की डायरेक्ट डीपीपी मत शुरू करना। मैं 3 दिन किस लिए दे रही हूँ, ताकि 2 दिन तुम अपना रिकॉर्डिंग देख लो उसका। केमिकल बॉन्डिंग का देखो, डिटेल देखोगे तो 15 लेक्चर है। डिटेल लेक्चर देखोगे तो अगर आता है तो डिटेल देखने की जरूरत ही नहीं है, डिटेल लेक्चर्स। ठीक है, चलो आज हम बेसिकली एफ लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे बतानी थी, जो कि लास्ट क्लास में रह नहीं गई थी, मैंने टाइम ही नहीं था। अब मैं वो करवा देती हूँ, बाकी आज लेंथेनॉइड स्टार्ट करेंगे एंड क्लास का कुछ टाइम हम उसमें स्पेंड करेंगे। लाइक आपको आयनाइजेशन, एंथैल्पी, एसिडिक, बेसिक ऑक्साइड्स, ये वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे थे ना बहुत बच्चों से, तो मैं एक बार वो दोबारा बता दूंगी। ठीक है, चलो सबसे पहले ये देख लेते हैं किया क्या था लास्ट क्लास में। तो हमने KMnO4 और K2Cr2O7 की प्रॉपर्टीज जो है डिस्कस की थी, रिएक्शंस डिस्कस की थी, याद है? हमारे लिए नई नई चीजें थी। KMnO4 के बारे में हमने देखा था, इसका स्ट्रक्चर देखा था, है ना। K2MnO4 के बारे में हमने देखा था। ठीक है, और हमने क्या देखा था, K2Cr2O7 के बारे में देखा था, और हमने क्या देखा था, क्रोमेट के बारे में देखा था, है ना। यस मैम। ठीक है, इसको MnO4 नेगेटिव भी लिख सकते हो अगर आप काउंटर आयन को नहीं दिखाना चाहते हो, और इसको आप MnO4 2 नेगेटिव भी लिख सकते हो। इसको आप Cr2O7 2 नेगेटिव भी लिख सकते हो, विच इज योर डाइक्रोमेट। ये आपका क्रोमेट है। ठीक है, रिएक्शंस आपको एनसीईआरटी वाली करनी है, मतलब जो मैंने नोट्स में रिएक्शंस करवाई हैं वो आपको रिएक्शंस करनी है। हाय जानवी, गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, याद करो इसका कलर क्या बताया था मैंने, इसका कलर बताया था मैंने डार्क पर्पल, याद आ रहा है? यस मैम। बताया था। और ये पर्पल कलर किस वजह से आ रहा था, ये डीडी ट्रांजिशन की वजह से नहीं आ रहा था, LMCT की वजह से आ रहा था, जो मैंने कहा था अभी मत करो, मैं कोऑर्डिनेशन में पढ़ाऊंगी लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। अगर कभी तुम्हारा DNF लोग का टेस्ट भी हुआ ना, वैसे तब तक तो तुम लोगों का कोऑर्डिनेशन हो भी जाएगा, तो तुम्हें कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, और ये भी बताना था डायामैग्नेटिक है, सब कुछ पता होना चाहिए, डायामैग्नेटिक है कि नहीं। डायामैग्नेटिक तो है ही, क्योंकि Mn यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालोगे तो इसका 0 आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसमें क्या था, Mn+6 में आ रहा था, तो ये D1 था। तो इसमें जो कलर आ रहा था, क्या कलर था इसका, ग्रीन था। और कलर किस वजह से आ रहा था इसका, ड्यू टू DD ट्रांजिशन। हालांकि इसको भी तुम डिटेल में कोऑर्डिनेशन में ही पढ़ोगे। ठीक है, अभी मैंने इतना बता दिया था जितना जरूरी था तुम लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद ये पैरामैग्नेटिक था। पैरामैग्नेटिक क्यों है मेरा बेटा, क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होते हैं, उतना ज्यादा ही मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू आती है। अगर तुम इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू निकालोगे तो 1.8 के आसपास आएगी। याद है, बताई थी मैंने, ट्रिक बताई थी। यस यस मैम। ये तुम सबको पता होना चाहिए। हाँ, कैसी टाइप की बॉन्डिंग होती है ये पता होनी चाहिए, पी डी बॉन्डिंग। ऑक्सीजन अपना पी ऑर्बिटल यूज करता है बॉन्डिंग के लिए, मैग्नीज अपना डी ऑर्बिटल यूज करता है। ठीक है, मैं रिकैप करवा रही हूँ, आगे नहीं करा रही हूँ, अभी आगे करवाऊंगी। ठीक है, ओके। इसमें क्या था, दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट +6 थी। इसका कलर क्या होता था, डीप ऑरेंज होता था, और इसका कलर क्या होता था, येलो। और दोनों का कलर किसकी वजह से आता था, LMCT की वजह से आता था। ठीक है, इसमें जो बॉन्ड लेंथ हुआ करती थी वो नहीं, इसमें क्रोमेट में जो बॉन्ड लेंथ थी वो सेम थी, जबकि इसमें बॉन्ड लेंथ जो है सेम नहीं थी, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर था मेरा बेटा वो ऐसे था। याद करो। यस मैम। याद करो, ऐसा कुछ एनसीईआरटी ने बनाया हुआ था, जबकि मैंने ऐसा बनवाया था क्लास में। तो तुम एनसीईआरटी वाले को ही तवज्जो दोगे, क्योंकि एनसीईआरटी अगर मान लो पेपर में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो जो एनसीईआरटी में होता है वही माना जाता है। हालांकि मैंने तुम्हें ये बताया था, और होना भी ये चाहिए, बट एनसीईआरटी वाला भी अपने जहन में जरूर रखना। तो मैंने कहा था जो ये ब्रिज वाली बॉन्ड लेंथ होती है, लेट्स सी अगर एक्स है और ये वाई है, तो एक्स की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है वाई से। ठीक है, बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो ये सब मैंने डिस्कस किया था, एंड इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की थी। ठीक है,
अब एक अपन ने डिस्कस किया था क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट मैंने शायद बड़ी जल्दी में बता के मैं चली गई थी, एक बार दोबारा बता देती हूँ क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है क्या। क्यों बता रही हूँ मैं तुम्हें, वो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट वैसे तो स्कूल में करवाना चाहिए टीचर्स को, तो अगर जब तुम्हारा क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा ना, तो सोल्ट एनालिसिस जिसको तुम बोलते हो, तो टीचर को जरूर बोलना कि हमें ये टेस्ट कराओ। अगर नहीं करवाते हैं तो तुम आज क्या करना, थोड़ा सा तुम्हें टाइम मिलेगा ना, गूगल पे टाइप करना या यूट्यूब पे क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है, उसकी वीडियो देखना, तुम्हें अच्छा लगेगा, मन को शांति मिलेगी, ठीक है। तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट किसके लिए होता है, देखो नाम में ही इंडिकेट करे क्लोराइड, तो ये क्लोराइड्स की डिटेक्शन के लिए टेस्ट होता है। जैसे मैंने शायद पहले बताया था, मान लो तुम लैब में खड़े हो, 25 बच्चे, मैंने सबको एक एक पुड़िया दे दी, पुड़िया में क्या है, सोल्ट है। अब तुम्हें नहीं पता उसमें क्या है, बट मुझे पता है कि किसी किसी बच्चों के सोल्ट में क्लोराइड आयन भी प्रेजेंट है। तो क्लोराइड आयन को डिटेक्ट करने के और भी काफी टेस्ट होते हैं, बट क्रोमाइल क्लोराइड भी टेस्ट काफी ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये क्लोराइड आयन को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट होता है, ठीक है। और क्लोराइड किस में होना चाहिए, फिर वो आयनिक क्लोराइड होना चाहिए। कोवेलेंट अगर होगा कंपाउंड तो वो टेस्ट नहीं देता है कभी भी, ध्यान रखना। जब भी तुम डिटेक्शन करते हो, हालांकि ये तुम्हारे चैप्टर हुआ करता है 11th क्लास में, प्योरिफिकेशन, उसमें जिसमें तुम लजाइन एक्सट्रैक्ट बनाते हो 11th में। अगर पता नहीं तुमने कभी पढ़ा है या नहीं पढ़ा, मान लेते नहीं पढ़ा, ठीक है। तो वहां पे बताया जाता है, जिसका भी तुम्हें डिटेक्शन करना है ना, पहले उसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करो भाई, ठीक है। कोवेलेंट फॉर्म में होगा ना, अगर मान लो कोई कोवेलेंट कंपाउंड है तो पहले उसको आयनिक में करो, तभी वो टेस्ट देगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसलिए मैंने बोला था कोई आयनिक क्लोराइड लेना है, तुम्हें याद आ रहा है। जैसे मान लो NaCl ले लो, KCl ले लो, NH4Cl ले लो, ठीक है। तो जब भी तुम कोई आयनिक क्लोराइड देते हो, उसमें तुम्हें क्या करना है, थोड़ा सा डालना है K2Cr2O7। क्या डालना है मेरा बेटा, थोड़ा सा डालना है स्पेचुला में। स्पेचुला क्या होता है, चम्मच की तरह ही होता है, चम्मच की शेप का होता है, ठीक है। उसमें क्या डालना है, K2Cr2O7 डालना है, जो तुम्हारे लैब में इजिली अवेलेबल होता है, ठीक है। इसके बाद मैंने तुम्हें क्या बताया था, इसके बाद तुम्हें क्या डालना है उसके अंदर, वो डालना है कंसंट्रेटेड H2SO4 डालना है साइड से। टेस्ट ट्यूब में क्या डालना है, साइड से कंसंट्रेटेड H2SO4 डालना है, ठीक है। तो जब तुम ये डालोगे तुम्हें क्या मिलेगा, क्रोमाइल क्लोराइड मिलेगा। और इसके क्या होते हैं, डीप रेड ब्राउन कलर के वेपर होते हैं। शायद मैंने प्रेसिपिटेट बोल दिया था कल की क्लास में, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, वेपर होते हैं लेकिन, ठीक है। जब ध्यान रखना, कभी किसी बुक में देखोगे ना, तो अगर मान लो कोई गैस लिबरेट होती है, कोई वेपर निकलते हैं, तो हमेशा एरो को ऊपर की साइड दिखाया जाता है। अगर कोई प्रेसिपिटेट की बात करता है तो एरो को नीचे की तरफ दिखाई देता है। तो कई बार वो लिखता भी नहीं है बुक में, बट हमें समझना होता है, ठीक है। तो क्रोमाइल क्लोराइड के वेपर बनते हैं, डीप ब्राउन ऐसे वेपर निकलते, बड़े ही प्यारे। इसलिए मैं कह रही हूँ गूगल पे एक बार टाइप कर लेना, तुम देख लेना इस टेस्ट को, क्योंकि मैं यहाँ पे तो परफॉर्म नहीं करा सकती हूँ। अब तुम्हें क्या करना है, इस वेपर को पास कराना है NaOH सोल्यूशन से। लैब में इजिली अवेलेबल होता है NaOH सोल्यूशन से। जैसे ये बने, NaOH सोल्यूशन से पास कराना है। मतलब कहने का क्या मतलब है, NaOH सोल्यूशन से कैसे पास कराओगे, उसके अंदर नहीं डालना है तुम्हें। जो वो वेपर बनेंगे ना, NaOH, जैसे मान लो ये तुम्हारा NaOH है, जो वेपर होंगे ना, जिस भी टेस्ट ट्यूब में वेपर है उसको पास कराना है। तो इससे क्या होगा ना, तुम्हारे पास सोल्यूशन बनेगा सोडियम क्रोमेट का, ठीक है, सोडियम क्रोमेट का। और वो कैसा सोल्यूशन होगा, येलो कलर का होगा। कैसा कलर का होगा, येलो का। फिर इसमें क्या डालते हो तुम, लेड एसीटेट डालते हो, ये मैंने बताया था, लेड एसीटेट डालते हो। उसके बाद ये क्या बन जाता है हमारे पास, लेड क्रोमेट, और इसके हमें येलो प्रेसिपिटेट मिलते हैं। और जब येलो प्रेसिपिटेट मिल जाते हैं, बड़ी ही खूबसूरत से येलो डार्क प्रेसिपिटेट आते हैं, तो हम कंफर्म कर लेते हैं कि यस, जो मैम ने हमें पुड़िया दी है, जो मैम ने हमें सोल्ट दिया है, उसमें क्या प्रेजेंट है, क्लोराइड प्रेजेंट। क्लियर है, अब शायद फील आई होगी, ठीक है। और मैंने कहा था कौन कौन नहीं देता, ये अजी सुनो, प्यार हो गया है ना, मैम। तो वो वाले AgCl हो गया, सुनो यानी कि टिन हो, SnCl4 हो गया, ठीक है। और प्यार माने कि PbCl4 हो गया, Hb2Cl2 होगा और HgCl2 हो गया, क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड्स है। अगर कोवेलेंट कंपाउंड्स है तो उसमें से क्लोराइड अलग ही नहीं हो रहा। अगर अलग ही नहीं हो रहा तो वो टेस्ट कभी भी नहीं देगा। इसलिए मैंने कहा था कोई मेटल क्लोराइड या कोई मैं बोलूं आयनिक क्लोराइड होना चाहिए था आपके पास। क्लियर है, यस मैम। इतना होता था। और जितनी भी रिएक्शंस मैंने आप लोगों को कराई थी, वो सारी आप लोगों को, मतलब जितनी भी नोट्स में रिएक्शन है मेरा बेटा, वो सारी रिएक्शन तुम लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है।
अच्छा, एक बार ये क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने कहा था तुम कर लेना, बट हो सकता है तुम लोगों ने नहीं किया हो, मोस्ट प्रोबेबली 90% चांसेस है नहीं किया हो। एक बार पढ़ना इस क्वेश्चन को मेरे लिए। वो कह रहे हैं कितने नंबर ऑफ मोल्स चाहिए KMnO4 के, ठीक है, कितने नंबर ऑफ मोल्स KMnO4 के रिड्यूस होंगे। कौन करेगा उसको रिड्यूस? KI करेगा, क्योंकि KMnO4 क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस करेगा, है ना। वही आपको बताता। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ना मेरा बेटा, ये वाला क्वेश्चन जो है वो है रिडॉक्स रिएक्शन से, लेकिन तुम जब PYQs करोगे, DPP करोगे, मॉड्यूल करोगे, तो तुम्हें ये वाले क्वेश्चन बहुत दिखेंगे, फिर तुम कहोगे मैम हुए नहीं है। तो हालांकि ऐसे वाले क्वेश्चन को हम करते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से। तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, अगर मान लो तुम्हें समझ में नहीं आया अभी जो मैं बोल रही हूँ, इट्स ओके, जब आप रिडॉक्स पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, इसको हम सॉल्व करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4, जिसकी बात कर रखी है ना उनके ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर ले लो तो KI के, ठीक है। अब ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर के। पढ़ा है तो मुझे नहीं, देखो मुझे सच में नहीं पता आप लोगों ने ये चीज पढ़ी है नहीं, बट क्योंकि आप 11th करके आ चुके हो तो मैं ये ज़ूम कर रही हूँ कि पढ़ के आ चुके हूँ, ठीक है। अब एक बार बताओ, याद करो एल्कलाइन मीडियम में जो n फैक्टर था वो क्या होता था? कोई मुझे बताएगा? न्यूट्रल और स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम में क्या हुआ करता था n फैक्टर? 3 हुआ करता था। पता है ये क्यों लगवा रही हूँ? अब यहाँ पे 200% चांसेस है कि आपको रिएक्शन का बैलेंसिंग कैसे करनी है आपको याद आएगा ही नहीं पेपर में, 200% घूम जाओगे। हो सकता है अब याद भी आ गया, पेपर में थोड़ी ना करके बैठोगे, तो उस केस में ये करना बहुत फायदेमंद रहता है। यहाँ पे आपको बैलेंसिंग की जरूरत ही नहीं होती है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ठीक है मैम निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए KI के? उन्होंने 1 मोल दिए हुए। अब आपको ये देखना है कि आयोडीन का n फैक्टर क्या होता था, याद करो। I नेगेटिव किस में चेंज होता था? IO3 नेगेटिव में। तो ये -1 में है, ये किस में है? X-5 सॉरी X-6 +5 में। तो इसका n फैक्टर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, -1 -5 हो जाएगा ना। रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस प्रोडक्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आगे KMnO4 के बताओ? 2। ऐसे करने होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से ये क्वेश्चन होते हैं। कहाँ का क्वेश्चन है ये? रिडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन है। तो जब तुम DPP करोगे ना तुम्हें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, कोई बात नहीं, अगर नहीं होंगे मुझे दोबारा बता देना, हम 3-4 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है जी। कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं इतनी। चलो अब हम आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पे, ठीक है। क्लास कब खत्म होगी तुम्हारी? अच्छा 8:15 है वैसे तो, ओके। हाँ तो मनप्रीत बताओ। मैम n फैक्टर हमेशा एल्कलाइन मीडियम में लेना? ना वो बेटा तुमसे एसिडिक मीडियम में पूछ सकता है, बेसिक मीडियम में पूछ सकता है। ओके मैम। अगर एसिडिक मीडियम में पूछता तो 5 होता है ना, और I नेगेटिव किस में चेंज होता है? एसिडिक वाले में। I2 में चेंज होता है, यस मैम। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर n फैक्टर आ जाता 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो हमने P ब्लॉक कर लिया, D ब्लॉक कर लिया, S ब्लॉक तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। नाउ वी आर ऑन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है? देखो मेरा बेटा, अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो तो 57 के बाद डायरेक्ट 72 आया हुआ है, देख रहे हो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में? यस मैम। यहाँ पे 89 के बाद डायरेक्ट क्या आया हुआ है मेरा बेटा? 104 आया हुआ है, यानी कि बीच के एलिमेंट्स तो गायब है। अब वो उन एलिमेंट्स को उठा के जो है इनको अलग पढ़ा जाता है, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो इनसे सिमिलर नहीं है, इसलिए इनको अलग उठा के पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो जो सीरीज है, कौन से पीरियड है ये फर्स्ट पीरियड है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये 6th पीरियड है, और ये 7th पीरियड है, देख पा रहे हो? ठीक है। तो यहाँ पे ये आप देख रहे हो ना, लेंथेनम से लेकर लुटेशियम तक। मैम याद नाम करने हैं क्या? देखो लेंथेनोइड्स के नाम याद होने चाहिए तुम्हें, और तुम्हें सिंबल याद होने चाहिए।
अगर तुम ये दो चीजें याद नहीं कर पा रहे हो ना, तो फिर मैं कहूंगी पूरा लेंथेनॉइड छोड़ दो, कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि इसमें से पूछा ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन जाता है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो मैं फिर बोल रही हूँ लेंथेनॉइड के मैं भी याद कराऊंगी, डोंट वरी। लेंथेनॉइड के सिंबल प्लस उनका कॉन्फ़िगरेशन। एक्टिनॉइड्स के सिर्फ सिंबल याद रखोगे बहुत है मेरे लिए, क्योंकि एक्टिनॉइड से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं पेपर में। मेन लेंथेनॉइड है, इसमें कराने को मैं 10 मिनट में खत्म करा सकती हूँ, कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी खोलोगे ना, 2 पन्नों में खत्म है बेटा लेंथेनॉइड्स। लेकिन मैं आज लेंथेनॉइड्स कराऊंगी, नेक्स्ट क्लास में 30 मिनट्स का एक्टिनॉइड्स होगा, और फिर हम 1 घंटा जी भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर की। ठीक है, चलो। तो बेसिकली अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, तो यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है जिसको आप एल लिख रहे हो, एल इज योर लेंथेनम, लेंथेनम, लेंथेनम। और ये क्या है? एक्टिनियम। क्या है? एक्टिनियम। तो बेसिकली जो ये एलिमेंट्स होते हैं ना, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं होते। पहले तो अपने जहन में ये घुसा लो कि लेंथेनम और एक्टिनियम डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं होते हैं। फिर मैम इनको इनके साथ क्यों पढ़ रहे हैं? वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है थोड़ी इनसे सिमिलर होती है, इसलिए इनको इनके साथ रख दिया। ठीक है, तो लेकिन जो आपके मेनली एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो कहां से कहां होते हैं? सीरियम से लेकर लुटेशियम तक होते हैं, और एक्टिनॉइड्स में थोरियम से लेकर लोरेंशियम तक आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। मैं फिर बोल रही हूँ, लेंथेनम और एक्टिनियम तुम्हारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं है। ये बात क्लियर हो गई सबको? यस मैम। यस मैम। उसके अलावा ये भी ध्यान रखो कि जो आपके लेंथेनॉइड्स होते हैं वो कहां से कहां तक होते हैं? 58 to 71, और ये कहां से कहां होते हैं? 90 to 103। ये आपको याद रखना है। ठीक है, 58 to 71, 90 to 103। ठीक है, देख ये है तुम्हारी 4F सीरीज, देख पा रहे हो? हमें आज इसकी बात करनी है। आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड हो रहे हैं, कहाँ पे फिलिंग हो रही है उनकी, 4F वाले सबशेल में हो रही है। ठीक है, क्लियर है? अब मैं तुम्हें क्या बताऊंगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बताऊंगी, लेकिन पहले मैं ट्रिक सिखाऊंगी कि कैसे, किस तरीके से आप इनको याद करोगे। आर यू रेडी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी रह गई हैं जो मेरे को तुम लोगों को लिखवानी थी। और अरे पापा, एक इंपॉर्टेंट, चलो कोई बात नहीं, वो मैं क्या करूंगी ना, नोट्स में ऐड कर दूंगी। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो है KMnO4 वाली। ठीक है, वरना नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मुझे याद प्लीज दिलवा देना, मैं भूल गई एकदम से। ठीक है, चल, क्योंकि अब दोबारा से उस पर जाऊंगी तो फिर हमारा फ्लो ब्रेक हो जाएगा। गुड इवनिंग गिरजा। अच्छा, आज तो अरे काफी बच्चे आ गए भाई क्लास में, क्या बात है, वेरी गुड। चलो चलो, तैयार हो सभी? लेंथेनॉइड्स की ट्रिक सुनना। ठीक है, पहले मैं लिख दे रही हूँ, पहले मैं लिख दे रही हूँ। ठीक है, हाँ, पहले मैं लिख रही हूँ। ठीक है, मैंने भी ट्रिक बोल के ही लिखी है। चलो आ जाओ, ये तुम्हारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, चलो कैसे याद करोगे? इधर आओ। ला, हिंदी आती है ना सबको? ला, चिक्की ने, एक काम करती हूँ मैं, वो इंग्लिश वाला जो तुम मैसेज में लिखते हो ना वो लिख देती हूँ। ला चिक्की, ला चिक्की ने प्रेम, एक मिनट रुको, हाँ एक मिनट रुको, मैंने देखना 14 एलिमेंट्स ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो क्या होगा, इधर देखना ध्यान से। ला चिक्की ने, ला चिक्की ने प्रेम, प्रेम सम्मान से, सम्मान से, यूं, यूं, ये वाला यूं, यूं तुम्हें, तुम्हें घड़ी, या इसको ऐसे करो, कंफ्यूज ना हो जाना,
यूं घड़ी, घड़ी को पूरा लिख लो, पहले लिख लो फिर मैं इसको समझाती हूँ। घड़ी तुम्हें दी है और तुम ये भी लौटा रही हो। बड़ी मुश्किल लग रही होगी, आई नो दैट, अभी हो जाएगा क्लियर। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना। ला, ध्यान से सुन लो। ला चिक्की ने प्रेम सम्मान से यूं घड़ी तुम्हें दी है और तुम ये भी लौटा रही हो। फिर से बोल रही हूँ, ला चिक्की ने क्या, मैम परसोड नियम नहीं लिखा आपने। हाँ परी ने, ला चिक्की परी ने यहाँ पे आएगा ना। यस मैम। तभी मैं लग रहा था कुछ भूल रही हूँ। ला चिक्की परी ने प्रेम सम्मान से यूं घड़ी तुम्हें दी है और तुम ये भी लौटा रही हो। फिर से बोलूं, ला चिक्की परी ने प्रेम सम्मान से यूं घड़ी तुम्हें दी है और तुम ये भी लौटा रही हो जाएगा क्या? यस अरे मैम। गिरजा ये रहा मेरा बेटा। ठीक है, अब क्या क्या नाम है इसके? ला बोले तो लेंथ है ना, स्पेलिंग मतलब आपको पूरा नाम याद हो, मतलब जरूरी नहीं है, बट यस आपको सिंबल पता होने चाहिए। नाम याद है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ला मतलब क्या होता है? लेंथेनम। ला मतलब क्या होता है? लेंथेनम, जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, बट हम इसको इसके साथ पढ़ते हैं। चिक्की मन्ना सीरियम, जिसका सिंबल आपको ध्यान रखना है। परी मतलब प्रसियोडाइमियम, इसकी स्पेलिंग देख लेना बस तुम। ठीक है, यस 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 रेहाना, अलजिया बोलो। मिस ये जितने भी एप्रोग एलिमेंट्स हैं सबकी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी होती है। बेटा मैंने क्या पढ़ा रही हूँ मैं अभी, अलजिया? एफ्लॉग नहीं, अभी क्या पढ़ा रही हूँ मैं? एलिमेंट्स। तो जो तुम पूछ रही हो बाद में आएगा ना मेरा बेटा। ठीक है, ला चिक्की परी ने ये क्या है? नियोडाइमियम। ठीक है, प्रेम इसका मतलब क्या है? प्रोमोथियम। ठीक है, सम्मान से ये क्या है? समेरियम। यू यानी कि यूरोपियम। घड़ी यानी कि गैडोलिनियम। तुम्हें यानी कि टर्बियम। दी है डिस्प्रोसियम, है होल्मियम, और यानी कि अरबियम। तुम मतलब थूलियम, ये भी मतलब यटर्बियम, और लुटा मतलब लुटेशियम। ठीक है, लेंथेनम, सीरियम, प्रसोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमोथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अरबियम, थूलियम, यटर्बियम एंड लुटेशियम। आई नो नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इसके, लेकिन सिंबल तो सबको याद होने चाहिए। ठीक है, अगर नाम याद नहीं हो रहे धीरे धीरे हो जाएंगे, बट सिंबल प्लीज आज के आज लर्न करो, क्योंकि मुझे क्वेश्चन कराने हैं इसके साथ। हो जाएगा क्या? यस मैम। ठीक है, चलो उसके बाद हम आते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक है, स्पेलिंग ये वाली एकदम करेक्ट है। ठीक है, देखो अगर मैं इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा बात करूं, तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? n-2 f में 1 to 14 तक इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। 5d में 0 to 1 या तो 0 होंगे या 1 इलेक्ट्रॉन, बस इतने ही होंगे। और 6s में क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। क्लियर है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आपकी जो n-2 होगा, n-2 क्या है यहाँ पे? 4f है। ठीक है, और 5d को मैं ये भी लिख सकती हूँ n-1d। यहाँ पे लिख दूं क्या? मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है इसलिए मैंने वो लिखा था n-1d, और ये हो जाएगा ns। ठीक है, s वाले में 2 आएंगे, आप देख भी पा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सब में s में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। d वाले में या तो होंगे, नहीं होंगे तो 1 होगा। ठीक है, एंड f वाले में क्या होंगे? या तो 1 होगा, मतलब 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। ठीक है, ये ns वाला क्या होगा? आउटर मोस्ट शेल होगा। n-d वाला क्या होगा? पेनल्टीमेट शेल होगा, जो कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था। और n-2 वाले कौन से होते हैं? एंटी पेनल्टीमेट शेल होते हैं। ये थोड़े अंदर की तरफ बरीड होते हैं। बरीड मतलब अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं। क्लियर है? यस मैम। चलो यस मैम। इसको जल्दी से लिख लो। अब मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, देखो
सबसे पहले मैं बात करूंगी लेंथनम की। अभी याद करो लेंथनम में मैंने कहा था ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसीलिए यहाँ पे बेटा एफ वाले में एक भी इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हुआ है। ध्यान रखना, Ln+2 को नहीं देखोगे, Ln+3 को नहीं देखोगे, सिंपल Ln देखो। Ln क्या है? लेंथेनोइड्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। Ln क्या है? लेंथेनोइड्स। Ln क्या है? लेंथेनोइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरा बेटा क्या है, यहाँ पे F में एक भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नहीं है, तो ये क्या है 5d1 6s2 देख सकते हो, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन फिल होगा या तो 4f में होगा या 5d में होगा या 6s में होगा। ठीक है, तो 6s में तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेंथनम क्योंकि डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा और F में 0 होगा। लेकिन यहाँ पे बताओ नोबल गैस कौन सी होगी? मुझे नोबल गैस इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखी, Xenon. जिनोन होगी, क्योंकि जिनोन क्या होता है? जिनोन होता है 54। तो ये अंडरस्टूड है, सब में जिनोन तो होगा ही होगा। क्लियर हो गया लेंथनम की कॉन्फ़िगरेशन? एक बार जल्दी स्टूडेंट थम्स अप दे दो। Yes. अंकिता, महेश, अनिरुद्ध, हो गया क्या? सिद्रा, काजल, ठीक है। चलो उसके बाद सीरियम, यहाँ पे लगाओ स्टार, क्योंकि सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक्सेप्शन है। हर बुक में अलग अलग तुम्हें देखने को मिल जाएगी सीरियम की, बट अपने को कौन सी वाली करनी है जो आपने एनसीईआरटी में दे रखी है। सीरियम क्योंकि एफ ब्लॉक का एलिमेंट है मेरा बेटा, तो सीरियम में एफ में तो पक्का आने वाला है इलेक्ट्रॉन, 6s में 2 इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं, तो 54 और 2 ये 56, 57, एक और बचा। तो ध्यान रखना वो एक कहाँ जाएगा? 5d में जाएगा, क्योंकि आपको लग सकता है कि मैम 4f में क्यों नहीं आया। ठीक है, ऐसा नहीं है, इसके पीछे रीजन नहीं है। यस, ये रीजन है इसके पीछे कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट वो आप लोगों को नहीं जानना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगाया। ध्यान रखना सीरियम में 1 इलेक्ट्रॉन एफ में जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन 5d में जाता है, और 6s में तो घबराने वाली बात है नहीं, 2 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतनी बात क्लियर है? Yes, ma'am. अब उसके बाद हम चलते हैं प्रोसियोडाइनियम में। इसका क्या है? 59 है, तो जिनोन क्या होता है? 54 होता है, यानी कि हमें कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए? 5, जिसमें से 2 तो 6s में ही आ जाएंगे, और बाकी जो 3 बचेंगे वो किस में आ जाएंगे मेरा बेटा? 4f3 में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नियोडाइनियम में देखो, अब कुछ नहीं, अब सिंपल है, 4f4 6s2। अपनी रफ नोटबुक में लिखो, देखने से कुछ नहीं होगा, रफ नोटबुक निकालो, लिखना चालू करो। इसमें क्या होगा? प्रोमीथियम में क्या होगा? प्रोमीथियम में क्या होगा? 4f5 6s2 होगा। फिर देखो 6 7, बस यहाँ पे रुक जाओ यूरोपियम तक। यूरोपियम में क्या है? 4f7 6s2। अब गैडोलिनियम में कायदे से कितने आने चाहिए थे? 4f8, लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है? 4f7 5d1। ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा जो 4f7 है वो क्या है? हाफ फिल्ड है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन जो है 5d में एक्साइट कर गया, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4f7 5d1 6s2। अभी मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोबारा तुम लोगों को लिख के दिखाऊंगी खुद से। टर्बियम में क्या है? 9 आ जाएगा, इसमें 10 11 12 13 14, ये टर्बियम तक कोई टेंशन नहीं। आगे आ जाओ लुटेशियम में। लुटेशियम में देखो एफ में पूरे भर चुके हैं, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने वाला है? 5d1 में जाने वाला है। यानी कि तुम्हें ज्यादा ध्यान किस में देना है? सीरियम पे देना है, गैडोलिनियम पे देना है और लुटेशियम पे देना है। ठीक है, बोलो इतना क्लियर हुआ क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, sir. ठीक है, अब मैं एक काम कर रही हूँ, मैं एक पेज ले रही हूँ खाली, जिसमें मुझे क्या करना है? आप लोगों को लिख के दिखाना है। ठीक है, 1 सेकेंड दो, मैं पेज ले लेती हूँ ताकि आप मेरे साथ साथ लिखें। स्क्रीन नहीं दिख रही होगी आई गेस तुम लोगों को। Yes, ma'am. अरे बाप। चलो करें स्टार्ट। चलो ला चिक्की ने, उसी से स्टार्ट करते हैं। ला, बोलो बोलो मेरे साथ साथ बोलो। ला प्रेम सम्मान से यहाँ पे क्या आएगा? प्रोमोथियम आएगा। क्या आएगा? मैम पहले पहले मैम एनडी के पहले पीआर आएगा। मैं भूल जा रही हूँ, ला चिक्की परी ने, बार बार मैं पीआर भूल जा रही हूँ भाई, तुम लोग मत बोलना। ला चिक्की परी ने
प्रेम प्रेम से सम्मान से यूं घड़ी, मैं आगे लिख रही हूँ, तुम्हें दी है और तुम ये भी लौटा रही हो। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. अब आ जाओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ज़ीनोन में नहीं लिख रही हूँ, अंडरस्टूड है वो होगा। तो यहाँ पे क्या था हमारे पास, 4f में तो नहीं था, यहाँ पे किसमें था, इलेक्ट्रॉन 5d1 में था, तो ये 57 है और 6s में 2 थे, हो जाएगा। यहाँ पे 58 में क्या था, 4f1, अपनी नोटबुक में लिखो सारे बच्चे, ये था, ठीक है। प्रोमोथियम में, परी में कितने थे, 4f3, 4F7 था। आगे लिखते जाओ खुद से, प्रैक्टिस होगी तुम्हारी बस। मैं सीरियम में 4F7 था। क्या सीरियम में 4F7 5D1 था। किसमें, सीरियम में दोबारा से चेक करना बेटा, कहाँ ध्यान है। 58 वाले में, मैं सेकंड वाला जो है ना, 60, 61, 62, 63, 64, ठीक है। आगे चलो, यहाँ पे क्या होगा, टर्बियम में मेरा बेटा 4f9 होगा, यस मैम। Yes, ma'am. इसमें 4f10 होगा, इसमें 4f11 होगा, इसमें 4f12 होगा। आई होप समझ में आ गया होगा क्या करते हैं। 4f13 6s2 होगा, या टर्बियम में 4f14 होगा, एंड इसमें क्या होगा, 4f14 या 5d1 6s2। यस मैम। ठीक है। और एटॉमिक नंबर आप लोगों को पता होने चाहिए, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। अब वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट कौन से है वो भी मैं बता देती हूँ। यूरोपियम का पूछा जाता है, एक तो गैडोलिनियम का पूछा जाता है, यटरबियम, लुटेशियम एंड टर्बियम, इन सबका ज्यादा पूछा जाता है, और एक सीरियम, ठीक है। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मेरा बेटा, वो ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो क्या नाम है, अलजिया, एक बार बेटा ध्यान से देखो, तुमने क्या देखा था, आई होप हो गया होगा, तुमने गलत देख लिया था बेटा, ठीक है। 4f7 5d1 गैडोलिनियम में होता है, ना कि उसमें होता है प्रेसियोडाइमियम में, ठीक है। हो जाएगा। यस मैम। Yes, ma'am. ये हाँ, इसमें कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना ये टर्बियम है और ये थूलियम है, क्योंकि जब मैं वो तुम्हें बता रही थी, याद करवा रही थी, तो मैंने ये कहा था यूं घड़ी तुम्हें दी है, तो तुम्हें का मतलब तुम्हें कहीं टीएम ना लगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। दिस इज टर्बियम, दिस इज थूलियम, ठीक है। दिस इज प्रोमोथियम, दिस इज प्रेसोडियम। चलो चलो आगे। यस मैम। Yes, ma'am. अब इन्होंने आगे क्या किया हुआ है, अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे, आपके लिए काम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है +3 वाली, क्योंकि +3 में बार बार यूज करूंगी। तो +3 का मतलब क्या है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे, 6s से निकालोगे, उसके बाद वाले कहाँ से निकालोगे, 5d से निकलते जाएंगे। तो अगर मैं लेंथनम की बात करूं तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो 4f0 आ गया, देख पा रहे हो। अगर सीरियम से निकालूंगी तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालूंगी, तो 2 यहाँ से 1 यहाँ से, यानी कि 4f1 बच जाएगा। इसमें 4f2 देख पा रहे हो, इस तरीके से। तो इस तरीके से जब आप लेंथेनॉइड्स की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, उसके साथ आप लेंथेनॉइड्स की +3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कॉन्फ़िगरेशन साथ साथ लिख लेंगे, ठीक है जी। जल्दी से मैं आप लोगों को 20 सेकेंड्स दे रही हूँ, फटाफट से रिवाइज करो और फिर हम आगे चलते हैं। ध्यान रखना, लाचिक्की परी ने, लाचिक्की परी ने, PR मत भूल जाना बीच में। गिरिजा है क्लास में, प्रियंका, अंकिता, ओम, ओके गिरिजा। Yes, ma'am. चलो अब हम बात करते हैं इनकी एटॉमिक और आयनिक रेडियस की। अभी मत लिखने बैठ जाना प्लीज, अभी सिर्फ समझ लो, लिखने को कुछ नहीं लिखना, तो मैं एनसीईआरटी में सब दिया होगा, सिर्फ समझ लो है क्या। देखो अब मैं बात करती हूँ
बेटा यटरबियम, वाइबीज या यटरबियम, यस यटरबियम, ठीक है। हाँ क्या बोल रही थी मैं, यस एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, ठीक है ओके। तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या है, अगर तुम एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, जो मैंने लिखवाया तुम्हें ला चुकी परी ने प्रेम सम्मान से, लिखवाया मैंने डाउन द ग्रुप है, लेकिन एक्चुअल में है कैसा सीरीज में, लेफ्ट टू राइट है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और आप सबको पता है बेटा, जब मैं लेफ्ट टू राइट बात करती हूँ तो मेरा एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। और अगर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि लेंथेनोइड्स में जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करवाई है मैंने, वो किसमें करवाई है, 4f वाले इलेक्ट्रॉन्स में हुई है। और आपको पता है सबसे ज्यादा अच्छा शील्ड कौन करता है, s वाले इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, फिर p वाले, फिर d वाले और f वाले, यानी कि f वालों का बहुत ही गंदा शील्डिंग इफेक्ट है। यस मैम। अगर f वालों का बहुत गंदा शील्डिंग इफेक्ट है तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में अट्रैक्शन होगा, है ना, वो ज्यादा अच्छे से शील्ड नहीं कर पाएंगे, तो आपका साइज क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, या तुम बोल सकते हो श्रिंक हो जाएगा, या तुम बोलो कम हो जाएगा। तो वैसे एटॉमिक और आयनिक रेडियाई कम, ध्यान से सुनना, वैसे लेफ्ट टू राइट डिक्रीज ही हो रही थी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, लेकिन 4f इलेक्ट्रॉन का बहुत ही गंदा घटिया शील्डिंग इफेक्ट है, उसकी वजह से जो साइज डिक्रीज किया है ना, ऑलमोस्ट सब में सिमिलर सी एटॉमिक रेडियाई है, मतलब ऑलमोस्ट जो है, ध्यान से सुनना, अगर आप ग्राफ को देखोगे जो आपके एनसीईआरटी में जो मैंने लगाया हुआ है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है, देख पा रहे हो, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई में जब आप लेंथेनोइड्स में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो। रीजन क्या है इसका, 4f इलेक्ट्रॉन का। अब मैं इसको पढ़ के दिखा रही हूँ, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ओवरऑल डिक्रीज जो हो रहा है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में, ये जो मैंने अभी तुम्हें एक्सप्लेनेशन दिया ना, f इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग, मतलब जो शील्डिंग है वो बहुत ही खराब है, इस पूरे इफेक्ट को क्या बोल रहे हैं वो, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, जैसे मैंने तुम्हें याद करो डी ब्लॉक में बताया था ना, शायद मैंने तब नाम नहीं बोला था, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, इनको हम बोलते हैं लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। रीजन क्या बोलता है, रीजन एनसीईआरटी ये बोलती है कि द शील्डिंग ऑफ वन 4f इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इज लेस देन 1 d इलेक्ट्रॉन बाय अनदर। पहले तो ये बताओ, ये क्लियर है कि जो 4f के इलेक्ट्रॉन्स है वो इतना अच्छा शील्ड नहीं कर पाते हैं एज कंपेयर टू d इलेक्ट्रॉन, ठीक है। विद द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज अराउंड द सीरीज, हमें पता है न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, तो वो कह रहे हैं देयर इज ए फेयरली रेगुलर डिक्रीज इन साइज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो जो आपका साइज है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। देख पा रहे हो, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये देखो वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, देख रहे हो, मतलब इंक्रीज मतलब वो थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, ये देखिए, देख रहे हो सारे बच्चे, यस सर। ठीक है। इसी को कह रहे हैं द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द कंट्रैक्शन, मतलब जो ये पूरे इफेक्ट को उन्होंने क्या नाम दिया है, लेंथेनोइड कंट्रैक्शन बोला है। और इसी लेंथेनोइड कंट्रैक्शन से बेटा जो 4d और 5d सीरीज के मेंबर होते हैं ना, उनके बीच की जो उनके आपस में जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई होती है वो क्या होती है, सिमिलर होती है। याद करो जब मैं तुम्हें वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बता रही थी, याद करो 3d सीरीज में, उसमें जो मैंने कहा था 4d और 5d है, थोड़ी सी आपस में पास पास, याद आ रहा है? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो वो पास पास क्यों थी, उसका रीजन था लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, जो 4d और 5d सीरीज, 5d कौन सी, एक्टेनोइड वाली, तो उनमें क्या होता है, जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई होती है ना वो थोड़ी सी सिमिलर सी होती है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाऊं मेरा बेटा, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जिरकोनियम और होफनियम। जिरकोनियम तुम्हारा 4d का मेंबर है, होफनियम तुम्हारा 5d का मेंबर है। याद करो, याद करवाया था ना मैंने, टाइटेनियम, जिरकोनियम, होफनियम, क्रोमियम, मोलिबेल्डियम, टंगस्टन, याद करो, ठीक है। तो यहाँ पे जिरकोनियम होफनियम की ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक रेडियाई होती है, देख पा रहे हो तुम 160 और 150। ऐसे ही मोलिबेल्डियम और टंगस्टन की ऑलमोस्ट सिमिलर रेडियाई होती है। ऐसे ही तुम्हारी वी नोबिता, इनकी ऑलमोस्ट क्या होती है, सिमिलर होती है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये किस वजह से हो रहा है, ये लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रहा है। जैसे लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वैसे ही मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, क्योंकि दोनों में ही 4f की, लेंथेनोइड्स में 4f की फिलिंग होती है, एक्टिनोइड्स में 5f की फिलिंग होती है। तो दोनों के केस में क्या है, शील्डिंग इफेक्ट बेकार है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कुछ नहीं है, बस उन्होंने नाम दे दिया,
कि जो लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज हो रहा है वो उसका मेन रीजन उन्होंने बोला कि शील्डिंग इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रॉन्स को वो बहुत ही बेकार होता है, जिसकी वजह से साइज डिक्रीज हो रहा है, और इसी को नाम दे दिया इन्होंने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता क्या है, जो 4D और 5D सीरीज के मेंबर होते हैं उनकी जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई होती है वो सिमिलर होती है। यहाँ पे लिखा भी होगा शायद, ये रहा, ये देखो। ठीक है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कौन सी बेटा, 5D वाली। सेकेंड सीरीज कौन सी, 4D वाली। इतना क्लियर है सबको? जल्दी से मेरे को प्लीज कंफर्म कीजिए सारे बच्चे कि हाँ मैम इतना तो क्लियर है। चलो ठीक है, अब बात आती है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की। यहाँ पे लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर साल यहाँ से बेटा एक क्वेश्चन बनता है, प्लीज यहाँ पे लिखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारे बच्चे लिखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले सुनेंगे फिर लिखेंगे। इसके नोट्स आप घर पे बना सकते हैं, नहीं बनाने तो मत बनाओ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स यहाँ पे एनसीईआरटी से ये कुछ डिफरेंट पॉइंट्स होंगे तो वो मैं आपको बोल दूंगी नोट डाउन करने के लिए। ठीक है, चलो सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है वो लेंथेनॉइड्स के बारे में। सबसे पहला पॉइंट लेंथेनॉइड्स के बारे में ये होता है कि जो भी आपके लेंथेनॉइड्स हैं वो क्या होते हैं, सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। हार्ड नहीं होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। हार्ड नहीं होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, सिल्वरी व्हाइट मेटल्स होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं। एंड एयर की प्रेजेंस में जल्दी से क्या हो जाते हैं, वो टार्निश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मतलब उनका जो कलर है वो फेड होने लग जाता है। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि वैसे तो सारे सॉफ्ट मेटल है, लेकिन उसमें से जो समेरियम है बेटा, समेरियम वो क्या होता है, हार्ड होता है। यहाँ पे स्टार मार्क करो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है तुम पेपर में। क्या बोला मैंने, वैसे तो लेंथेनॉइड सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल है, लेकिन समेरियम क्या है उसमें, हार्ड है। बन गया एक पॉइंट। ठीक है, टोटल 2 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इधर देखो, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है लेंथेनॉइड्स का वो 1000 से 1200 के बीच में होता है, मतलब इनके बीच में वो मेल्ट करते हैं। लेकिन समेरियम का मेल्टिंग पॉइंट देखो कितना है, 1623 केल्विन है, तभी इसको मैंने बोला है कि ये हार्ड है। अब आप मेल्टिंग पॉइंट की रेंज याद करोगे क्या, नहीं, नो नीड टू लर्न। ठीक है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है समेरियम हार्ड होता है। इतना हो गया सबका, जल्दी से बताओ मेरे को। Yes, ma'am. ओके, फोर्थ पॉइंट बोलता है क्योंकि ये मेटल्स हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो भी मेटल जैसी होती हैं। क्या होती है मेटल की प्रॉपर्टीज की, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, है ना, मेटेलिक लस्टर होते हैं, डक्टाइल होते हैं, तो सेम इसकी भी प्रॉपर्टीज है। ठीक है जी, उसके बाद वो बोल रहा है डेंसिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज चेंज स्मूथली एक्सेप्ट फॉर यूरोपियम एंड यटर्बियन। ये आपको याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं इसको बेशक हटा भी दूंगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे काम का नहीं है। सिंपल ये ध्यान रखना कि जो इनकी प्रॉपर्टीज होती है वो मेटल वाली होती हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हो लेंथेनॉइड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पहली चीज ये। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, फिफ्थ पॉइंट ये बोलता है कि मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मेरी तरफ से लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब जितनी बार भी तुम्हें इसमें लगाओ स्टार उतना कम है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर में सवाल कैसे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ऐसे क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे। अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी थोड़ी देर में, 8 बजे के आसपास मैं क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, टाइम मिलेगा तो, क्योंकि वो डीपीपी भी डिस्कस करना जरूरी है, उसका, किसका, पीरियोडिक वाले का। देख अच्छा, तो मैनी, वो बोल रहे हैं मैनी ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड। ट्राइवेलेंट मतलब क्या, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट की वो बात कर रहे हैं, +3 की बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि बहुत सारे, सारे नहीं बोल रही हूँ, मोस्ट ऑफ द लेंथेनॉइड जो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं वो कलर्ड होते हैं। कलर्ड कौन से में, सॉलिड स्टेट में भी और एक्वस सॉल्यूशन में भी। और इनका कलर किस वजह से आता है मेरा बेटा, इनका कलर आता है F इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इनका कलर किस वजह से आता है, जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से कलर आता है, FF ट्रांजिशन की वजह से। जैसे याद करो डी ब्लॉक में DD ट्रांजिशन होती थी, इसमें क्या होती है, FF ट्रांजिशन होती है, FF ट्रांजिशन होती है। क्लियर है, बेशक आप देख लो किसी का भी करके,
ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे लेंथेनॉइड्स +3 में, बट मोस्ट ऑफ द लेंथेनॉइड्स इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आर कलर्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एंड कलर क्यों आ रहा है? FF ट्रांजिशन की वजह से आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट बोलता है नीदर लेंथेनम +3 नोर लुटेशियम +3 शो एनी कलर। इधर आओ, लेंथेनम की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी मेरा बेटा? 5d1 6s। लुटेशियम की क्या थी? 4f14 5d1 6s। तो एक बात बताओ, जब यहाँ से तुम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा? नहीं बचेगा। इस वजह से No, ma'am. प्लस क्या होता है? कोई कलर नहीं दिखाता है। ठीक है, लुटेशियम देखो 4f14 होता है, मतलब 3 यहाँ से निकाल दोगे तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो लेंथेनम और लुटेशियम में कोई FF ट्रांजिशन नहीं होती है। ये बात क्लियर है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं इसको स्पेशली हाईलाइट करना चाहूंगी। हाउएवर लेकिन एब्जॉर्प्शन बैंड्स आर नैरो प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द एक्साइटेशन विद इन F लेवल। इतनी बात लिख दी बस NCERT ने। अब इसको थोड़ा सा मैं समझाती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं समझाऊंगी बिकॉज आप लोगों के नहीं है उतना सिलेबस में। ध्यान से सुनना, देखो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, जो आपके 4f ऑर्बिटल होती है ना बेटा, वो थोड़ी अंदर की तरफ डीपली बरीड होती है, मतलब अंदर की तरफ मतलब क्या बोलूं मैं, धसी हुई होती है। डीपली बरीड वर्ड यूज करते हैं हम इसके लिए। ध्यान से सुनना, क्या यूज किया मैंने वर्ड? डीपली बरीड। मतलब अंदर की तरफ धसा हुआ। ये तुम लगा भी सकते हो। 4f पहले आएगा, फिर 5d आएगा, फिर 6s आएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा यहाँ पे ध्यान से सुनना कि जो 4f होता है ना, वो अंदर की तरफ धसा हुआ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में भी पार्टिसिपेट नहीं करता। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि जो लेंथेनॉइड्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। रीजन ही यही है कि 4f अंदर की तरफ होता है थोड़ा सा, और 5d होता है थोड़ा बाहर की तरफ। तो दोनों में जो एनर्जी गैप होता है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से 4f के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो इसके बैंड्स आते हैं, बैंड्स का मतलब क्या होता है बेटा? एक टेक्निक होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि जैसे जो भी आपके लेंथेनॉइड्स हैं उसके करस्पॉन्डिंग हम एक बैंड आता है, ग्राफ समझ लो। तो जो उसके बैंड्स होते हैं वो नैरो होते हैं। कैसे होते हैं नैरो? इस तरीके से आते हैं लेंथेनॉइड्स के केस में। और जबकि आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में जो बैंड आते हैं वो इस तरीके से आते हैं, ब्रॉड बैंड्स आते हैं। रीजन क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनना। नैरो बैंड्स इसलिए आते हैं क्योंकि इसमें क्या होती है, FF इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, FF इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है। और क्योंकि F वाला ऑर्बिटल अंदर की तरफ धसा हुआ है, तो बाहर के जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स है ना, वो उसको क्या अफेक्ट नहीं कर पाते। एक बार बताओ, कोई चीज अंदर की तरफ है तो बाहर जो इन्वायरमेंट में इफेक्ट्स हो रहे हैं, लाइक जब आप कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे लिगेंड्स आएंगे, ठीक है, तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ पाता है। तो इसलिए जो बैंड है वो नैरो आते हैं। जबकि डी ब्लॉक में क्या होते हैं, वो थोड़ा से बाहर की तरफ एक्सपोज्ड होते हैं। जो डी वाले आपके ऑर्बिटल होते हैं, तो बाहर में जो एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें हैं उससे वो इफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से उनका ब्रॉडर बैंड आता है। इनका सिर्फ नैरो बैंड आता है। क्या आता है? नैरो बैंड आता है। वो बोल रहे हैं किस वजह से आ रहा है? क्योंकि एफ वाले लेवल में क्या हो रही है? ट्रांजिशन हो रही है। तो ध्यान रखना, जब FF ट्रांजिशन होती है तो उसमें जो बैंड्स आते हैं वो शार्प एंड नैरो आते हैं। ठीक है, और डी ऑर्बिटल में जो बैंड्स आते हैं वो ब्रॉडर आते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं अपने आप को थोड़ा सा रोक रही हूँ कि मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन ना करूं, क्योंकि वो आपके है ही नहीं स्कोप में, बियॉन्ड योर स्कोप है। तो जितना मुझे जरूरी लग रहा है मैंने बता दिया, बिकॉज ये NCERT का लाइन है। और पहली बार हिस्ट्री में जो अभी नीट 2024 का री एग्जामिनेशन हुआ है ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। आज तक कभी नहीं पूछा इतने सालों में, अब पूछ लिया। और हम हमेशा पढ़ाते हैं बट कभी पूछा ही नहीं, तो इस बार पूछ लिया उन्होंने। तो मैं बता रही हूँ, याद रखना, जो बैंड्स आते हैं, जो ग्राफ आता है, वो कैसा आता है? नैरो आता है। क्लियर है? किस वजह से आ रहा है? FF ट्रांजिशन की वजह से आ रहा है। आगे चलो, 7th पॉइंट क्या कहता है? 7th पॉइंट ये कहता है कि जो लेंथनम 3+ है और सीरियम +4 है, ध्यान से सुनना,
और यटरबियम +2 और लुटेशियम +3 है। एक सेकेंड, ये क्या बोल रहा है? हाँ, ये क्या बोल रहा है, जो लेंथेनॉइड्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या हुआ मेरा बेटा, अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो आएगा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। लेकिन वो कह रहा है एक्सेप्ट किसको छोड़ के, लेंथेनम 3+ को छोड़ के, सीरियम +4 को छोड़ के, यटरबियम +2 को छोड़ के और लुटेशियम +3 को छोड़ के, बाकी लेंथेनॉइड्स क्या है, पैरामैग्नेटिक है। आप बेशक चेक भी कर सकते हो, लुटेशियम 3+ में 4f14 तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो पैरामैग्नेटिक काहे का। सीरियम +4 में चेक कर लो, चारों इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, जीनोन रह जाएगा, काहे का पैरामैग्नेटिक। यटरबियम में भी चेक कर सकते हो, यटरबियम कहाँ आता था हमारा, याद करो मैम 70। हाँ, उसमें होता था, यटरबियम में होता था, कितना होता था, 4f14 6s2। तो जब तुम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो यटरबियम 2+ भी क्या होगा, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। फिर वो बोल रहे हैं जो पैरामैग्नेटिज्म होगा वो मैक्सिमम होगा नियोडायमियम में। सिर्फ इसको ध्यान रखना, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर कंपेयर करना है तो तुम निकाल लोगे किसमें ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अच्छा, उसके बाद बेटा एक चीज मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा बताने वाली हूँ जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, वो प्लीज एनसीईआरटी में लिख लेना अगर आप लोग क्या कर रहे हो, नोट्स नहीं बना रहे हो। जो आपका गैडोलिनियम होता है, गैडोलिनियम +3 में कलरलेस होता है। मैम क्यों होता है, क्योंकि इसमें तो 4f7 होता है, फिर क्यों कलरलेस होता है। आप मुझसे बोल सकते हो कि मैम यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही, फिर क्यों कलरलेस है। रीजन ये होता है, थोड़ा सा और डीप में जाऊंगी मैं इसके। F में 7 इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स हाफ फील्ड है, तो ये इतने ज्यादा अच्छे से FF ट्रांजिशन नहीं करेगा क्योंकि हाफ फील्ड है ना, स्टेबल है, इतना ज्यादा अच्छे से ट्रांजिशन नहीं करेगा, तो इसका कलर कलरलेस ही दिखता है। याद करो Mn+2 का पेल पिंक कलर था, याद है किसी को? यस मैम। पेल पिंक कलर था, अगर कोई दूर से देखेगा बंदा उसको कलरलेस दिखाई देगा, वो इसी वजह से ही ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि उसमें डी में 5 इलेक्ट्रॉन थे, हाफ फील्ड था वो, ठीक है, जिसकी वजह से वो इतना ट्रांजिशन नहीं करना चाह रहा था, लेकिन फिर भी उसका पेल पिंक कलर है। बट इसमें क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है, ये भैया ट्रांजिशन नहीं करना चाहता, ये क्या है, मैं बढ़िया बैठा हूँ भाई, मुझे नहीं करना ट्रांजिशन, FF ट्रांजिशन, मुझे नहीं जाना एक्साइटेड स्टेट में, तो ये कलरलेस होता है। ये तुम्हारा एक्स्ट्रा है, एनसीईआरटी में नहीं है, चांसेस कम है नीट में आए, बट फिर भी मैंने बता दिया, ठीक है। 8 पॉइंट बोल रहा है कि जो लेंथेनॉइड की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है मेरा बेटा, वो किसके, वो कितनी होती है, 600 के बराबर, मतलब 600 के आसपास होती है, और सेकेंड होती है 1200 के आसपास। ये दोनों के आपस में ऑलमोस्ट डबल है ना, तो वो एल्कलाइन मेटल की प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इसकी कंपेरेबल होती है स्टार्टिंग वाली आयनाइजेशन एनर्जी कैल्शियम के कंपेरेबल होती है। कैल्शियम क्या एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, एनसीईआरटी एक लाइन बोलती है कि इन जनरल जो स्टार्टिंग के मेंबर है ना लेंथेनॉइड्स के, उनकी जो रिएक्टिविटी है वो कैल्शियम जितनी है, लेकिन जैसे जैसे आगे आप जाते जाओगे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा तो वो बिहेव करने लग जाएंगे एल्यूमिनियम की तरह, मतलब उनकी रिएक्टिविटी कैसी होगी, एल्यूमिनियम जैसी होगी। ये एनसीईआरटी बोलती है। बहुत सारा है ना लर्न करने का, तो करना ही पड़ेगा, अपने पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि 2 ही पन्नों में खत्म कर रखा है एनसीईआरटी ने, तो हमें एक लाइन भी नहीं छोड़नी है इसकी, ठीक है। मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ फटाफट, मैंने क्या बताया, इधर आओ ध्यान से सुनना। हाँ, मैंने बोला क्या, पहला लेंथेनॉइड सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल होते हैं एक्सेप्ट सिमेरियम। फिर मैंने बोला मेटल वाली प्रॉपर्टी होती है, मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है इनका, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। मेन पॉइंट मैंने बोला जो ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड्स होते हैं, मोस्ट ऑफ, सारे नहीं, मोस्ट ऑफ द लेंथेनॉइड जो होते हैं कलर होते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सॉलिड और एक्वा सॉल्यूशन में। कलर किस वजह से आता है, FF ट्रांजिशन की वजह से आता है। बट देयर आर सम आयंस जो कि कलर नहीं होते, जैसे लेंथेनम 3+, लुटेशियम 3+, है ना, यटरबियम 2+, सीरियम +4, ये कलर्ड नहीं होते हैं, मतलब इनमें क्या होता है, डायमैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक भी नहीं होते क्योंकि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इनके जो बैंड्स आते हैं वो नैरो आते हैं, शार्प आते हैं, रीजन क्योंकि आप ये भी बोल सकते हो F इलेक्ट्रॉन जो F वाला और वाइट वाला वो डीपली बरीड होता है, अंदर की तरफ धसा हुआ होता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको बाहर का लेना देना नहीं है, तभी जो बैंड आता है एकदम शार्प आते हैं, प्योर FF ट्रांजिशन होती है, प्योर FF ट्रांजिशन होती है, ठीक है।
उसके बाद आप क्या करोगे, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, जो स्टार्टिंग के मेंबर हैं, उनका कैल्शियम से रिएक्टिविटी सिमिलर है, लेकिन जैसे जैसे आगे जाओगे तो उनकी रिएक्टिविटी एल्यूमिनियम से कंपेरेबल हो जाएगी। ठीक है, Yes, ma'am. चलो उसके बाद आती है ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे लिखो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, लिख लिया। तो पहला यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहला यहाँ पे बोल रहा है कि जो लेंथेनॉइड्स होते हैं, ध्यान से सुनो, उनकी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड्स, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ, इस +3। जो लेंथेनॉइड्स की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, मतलब +3 तो हर एक कोई दिखाना चाहता है, +3 हर एक इंसान दिखाना चाहता है लेंथेनॉइड्स में, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो +3 के अलावा भी दिखाना चाहते हैं। मैं फिर बोल रही हूँ, मोस्ट कॉमन और मोस्ट स्टेबल कौन सी होती है, +3। बट कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो +3 के अलावा भी दिखाते हैं। कौन कौन से हैं वो, सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखो, यूरोपियम। यूरोपियम +2 भी दिखाता है। क्यों दिखाता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, जिनोन 4f7 होता है, हाफ फिल्ड होता है ये। Yes, ma'am. इसके अलावा यटरबियम +2 में भी होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जिनोन 4f14 होता है, फुल्ली फिल्ड होता है, इसलिए दिखा पाता है +2, ठीक है। और ये क्या होता है, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। लिखो बच्चे सारे, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद को Oxidize. कोई करेगा ना ऑक्सीडाइज, जाना चाहेगा ना +3 में। क्यों जाना चाहेगा, क्योंकि +3 भाई इसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो जाना चाहेगा। थर्ड में देखो, थर्ड, बेटा प्लीज अपना माइक म्यूट करिए, किसने किया हुआ है, मोनिका माइक म्यूट करो बेटा। यहाँ पे देखो एक सीरियम +4 है, सीरियम +4 क्या होता है, जिनोन 4f0, और आपका टर्बियम +4 क्या होता है, जिनोन 4f7। तो ये क्या है, ये हाफ फिल्ड है। ये क्या होते हैं बेटा, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, होते हैं ना, बताओ होंगे कि नहीं होंगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्यों होंगे, क्योंकि +3 में जाना चाहेंगे ये। यहाँ पे लिखो स्टिल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन। बेशक ये +4 और +2 में दिख रहे हैं, बट +3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी कॉमन है। होगी इतनी चीज, Yes, ma'am. आगे आप लिख सकते हो, एक बार एक पॉइंट लिख सकते हो, सीरियम +4 एक अच्छा एनालिटिकल एजेंट भी होता है। अब मैम ये क्या होता है, जैसे केमिस्ट्री की ये ब्रांच पढ़ते हो ना आप, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक फिजिकल, वैसे एक और ब्रांच होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री भी होती है, बहुत सारी ब्रांच होती है, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज किया जाता है सीरियम +4 को बहुत ज्यादा, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ लिख लो, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज किया जाता है इसको। याद है KMnO4 को जैसे किया जाता था, ठीक है। और यहाँ पे लिख लो कि कलर क्या होता है सीरम +4 का, येलो ऑरेंज कलर होता है। किस फॉर्म में यूज करते हैं इसको बेटा, सीरियम सल्फेट की फॉर्म में। इतना लिखेंगे सारे बच्चे, ठीक है। और लिखो, जो आपका डिस्प्रोसियम होता है, नियोडाइमियम होता है और प्रोसियोडाइमियम होता है, ये अपनी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड बनाते हैं MO2 टाइप के। एनसीईआरटी की लाइन है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में MO2 टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं, लेकिन यटरबियम नहीं बनाता है। देखो ऑब्वियस ही बात है, लर्न करने का चैप्टर है तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। क्योंकि +4 में ही कुछ हद तक पाए जाते हैं, बट यटरबियम +4 में नहीं मिलेगा आपको, तो इसलिए MO2 टाइप का ऑक्साइड ये नहीं बनाएगा। हो गया इतना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
एक पॉइंट लिखो, यहाँ पे लिखो, मतलब ये कंसिक्वेंसेस में नहीं आता है तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लो, नोट करके लगा लो। चलो लिखो, lengthenoids does not show वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देख पा रहे हो ना, lengthenoids वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा रहा है ना, या तो +3 में है या +2 में है, +4 में, उससे ज्यादा तो नहीं देख रहे हो ना तुम लोग। ऐसा Yes, क्यों ma'am. है? बिकॉज एनर्जी गैप बिटवीन, जानवी क्लास में है ना बेटा, 5F and 4D Yes, ma'am. और vital is large, or we can also say that 4F और vital is deeply buried, ये मैं ऑलरेडी वैसे समझा चुकी हूँ तुम्हें, deeply buried, that is why they can't participate in bond formation। बता दिया ना ये मैंने ऑलरेडी। Yes, ma'am. ठीक है, जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर मैं आगे चलती हूँ। प्लीज सारे बच्चे लिख लीजिए बेटा। हो गया? Yes, ma'am. आगे लिखो, आगे लिखो, जो मैंने तुम्हें लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाया था उसकी वजह से हुआ क्या, उसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस निकलेंगे, मतलब उससे क्या क्या डिफिकल्टीज आएंगी। सबसे पहले तो क्योंकि लेंथेनोइड्स में मैंने आप लोगों को बताया ही था, क्योंकि एटॉमिक और आयनिक रेडियस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो उनकी अगर आपको सेपरेशन करनी है ना तो वो आसानी से नहीं होगी। तो यहाँ पे लिखो डिफिकल्टी, ये शायद एनसीईआरटी में भी नहीं लिखा हुआ है, डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लेंथेनोइड्स। लिखो, लेंथेनोइड की सेपरेशन करने में डिफिकल्टी, अगर मान लो तुम्हें लेंथेनोइड्स अलग करना है, ये समेरियम है, ये यूरोपियम है, तो उनको डिफिकल्टी आती है। लेकिन एक ऐसा, काफी सारे मेथड्स हैं, 3-4 मेथड्स हैं जो आपको नहीं पढ़ाए जाते, ग्रेजुएशन और मास्टर्स में पढ़ाए जाते हैं। उसमें से जो सबसे फेमस मेथड है वो है आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। इस मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, लेंथेनोइड्स को सेपरेट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ, ये किस पे काम करता है, साइज ऑफ आयंस पे। पढ़ना है क्या मैम? नहीं पढ़ना, सिर्फ ध्यान रखना है, क्योंकि एक बार स्टेटमेंट में आया था। अब आयन एक्सचेंज रेजिन नहीं पढ़ाने बैठूंगी मैं आपको, अलग सा टॉपिक है, मतलब 12th में नहीं आता है, वो आता है ग्रेजुएशन में। ठीक है, सिर्फ ये काफी अच्छा, और भी है 2-3 मेथड्स हैं, बट ये सबसे अच्छा मेथड होता है अगर आपको सेपरेट करना है लेंथेनोइड्स को। उसके अलावा और बताओ क्या हुआ था लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन से? जो 4D और 5D सीरीज के मेंबर थे उनकी क्या थी, हैव सिमिलर रेडियाई थी ड्यू टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना? Yes, ma'am. ठीक है, जैसे जिरकोनियम हॉफनियम की ऑलमोस्ट सेम थी, मोलिबेल्डियम टंगस्टन की सेम थी, और किसकी थी? नोबिता की। ठीक है, उसके अलावा जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं बेसिसिटी पे भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे आपका पहला हाइड्रोक्साइड कौन सा होगा? लेंथेनम का होगा, और फिर क्या आता है? सीरियम का हाइड्रोक्साइड।
इस तरीके से एक काम करो, मैं इसको हटा देती हूँ, मेरे को स्पेस चाहिएगा बिकॉज क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में ही करवा पाऊंगी इसके, बिकॉज मेरे को वो भी डिस्कस करना है आप लोगों के साथ, हम वो पीरियोडिक वाला। तो बेटा अगर मैं इसके हाइड्रोक्साइड्स की बात करूं, क्योंकि ये +3 में मोस्ट कॉमन और मोस्ट स्टेबल इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आप देख पा रहे हैं इस टाइप के वो हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। ऐसे ही सीरियम का हाइड्रोक्साइड है, ऐसे ही प्रसोडाइमियम का ऑक्साइड है, ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा लुटेशियम तक, ठीक है। अगर मैं बात करूं इनकी बेसिसिटी की, तो बेटा लेफ्ट टू राइट जब आप जाओगे तो इनकी बेसिसिटी सोच के बताओ क्या होगा, कम होगी या ज्यादा होगी? डिक्रीज। डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? हाइड्रोक्साइड छोटा सा है, लेंथनम बड़ा है कंपैरेटिवली, है ना सबसे, तो बॉन्ड वीक होगा, इजिली OH क्या हो जाएगा सोल्यूशन में रिलीज हो जाएगा, जिसकी वजह से लेंथनम हाइड्रोक्साइड मोस्ट बेसिक होगा, लुटेशियम का हाइड्रोक्साइड क्या होगा सबसे कम बेसिक। बेटा जो ये मैं बातें बोलती हूँ ना लिख लो, क्योंकि आप लोग फिर क्या करते हो ना, आप लोग वापस से वही क्वेश्चन पूछते हो सेम ग्रुप में जो मैं बता चुकी होती हूँ, तो इसलिए जो मैं बोलती हूँ ना प्लीज उसको लिख लिया करो मेरा बेटा, ठीक है। जल्दी बताओ लिख लिया क्या? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. क्या करोगे तुम एक बार यूजेस इसके खुद से पढ़ के आओगे, मैं सिर्फ क्लास में जब आऊंगी नेक्स्ट टाइम सिर्फ एक बार पढ़ा दूंगी, यूजेस तुम्हें खुद करने हैं, इसकी रिएक्शंस मैं आपको बता दूंगी, वरना एक बार इसको रीड कर लेना, ठीक है। इसके क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट टाइम कराऊंगी, मतलब आते ही सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लूंगी, देखो काफी सारे मैंने क्वेश्चंस लिए थे वैसे आज, ठीक है, तो मैं आते ही लूंगी। अब क्यों नहीं ले रही हूँ? बिकॉज मुझे वो डिस्कस करना है, ठीक है। आ जाओ, आप लोगों के मेजरली जो डाउट्स आए थे वो आए थे एसिडिक बेसिक ऑक्साइड से। तो सबसे पहले आप मेरी बात सुनो, सबसे पहले अगर मैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स का आप लोगों को ट्रिक बताऊं, मैं क्या करवा रही हूँ, ये जो आपका मैंने डीपीपी दिया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, बेटा प्लीज माइक म्यूट करो, किसका माइक अनम्यूट है? जो मैंने आपको डीपीपी दी थी बेटा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की, उसमें बच्चों के डाउट्स थे, जिनके कोई डाउट है नहीं है उनको तो भाई सत सत प्रणाम, आप लोगों ने करना ही नहीं है ना, मतलब आप लोगों ने मुझे दी ही नहीं है डीपीपी सॉल्व करके, ठीक है। देखूंगी आज रात तक कितनी आती है, क्योंकि कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी टेस्ट है, वो भी आपको पढ़ना है, तो आई डोंट नो कि क्या कर रहे हो, बट ठीक है, काफी बच्चों ने मुझे भेज दिया था एंड उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ। अब ध्यान से सुनो, न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन कौन से होते हैं, इसकी मैंने ट्रिक बताई होगी अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे होंगे, नो को नाश हुआ, और मैंने ये उसमें बताई थी, पी ब्लॉक में बताई थी, नो को नाश हुआ। Yes, ma'am. NO, CO, N2O और वाटर, इसके अलावा तुम्हें दिखे तो उसको न्यूट्रल मत मार्क करना। उसके बाद मैंने बताया था एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग, जनाबे मतलब जिंक का ऑक्साइड, अली मतलब एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, और वैसे इसके अलावा एक और लिख लो, आर्सेनिक का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होता है। जनाबे अली ने गाया बेकार, गाया मतलब गैलियम का ऑक्साइड, नॉट जर्मेनियम का, गैलियम का, ठीक है। बेकार यानी बेरिलियम का ऑक्साइड, बेकार कार मतलब क्रोमियम का ऑक्साइड, ये मैंने बताया भी था, याद करो, Cr2O3, ठीक है। पंजाबी यानी कि लेड का ऑक्साइड, सोंग मतलब टिन का ऑक्साइड। हम लेड का एक और था, हाँ कौन सा था वो वाला? PbO2, ठीक है। तो ये वाले क्या थे? एम्फोटेरिक थे। अब बात आती है एसिडिक ऑक्साइड्स और बेसिक ऑक्साइड, तो बेटा जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, याद करो, आप लोग 9th-10th में पढ़ते थे, जो आपके एल्कली मेटल्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, जब आप उनकी पानी के साथ रिएक्शन करते हो तो हाइड्रोक्साइड्स मिलते हैं, तो मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, जैसे सोडियम का ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम का हो गया, पोटेशियम का हो गया, कैल्शियम का हो गया, समझ रहे हो, वो बेसिक इन नेचर होते हैं। और जो आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे Cl2O7 हो गया, CO2 हो गया, ये सारे क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। इसमें आप लोगों को बहुत डाउट था, अब हो जाएगा आप लोगों के वो क्वेश्चन, ठीक है जी, है ना? बोलो हो जाएगा क्या? Yes, आपका ma'am. P2O5 है, N2O5 है, ये क्या होते हैं? ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। SO2 हो गया, है ना, ये भी एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। अच्छा,
और उसके बाद होमवर्क में अभी बता दूंगी आपको क्या करना है। उसके अलावा जो मेन आप लोगों का डाउट आ रहा था, एक आ रहा था एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल में। देखो एल्कली मेटल्स पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है आयनाइजेशन एनर्जी से। अगर बेटा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में बहुत ज्यादा गैप है, लार्ज गैप, तो वो पक्का क्या रहे होंगे, एल्कली मेटल रहे होंगे। क्योंकि आपको पता है एल्कली मेटल में पहला इलेक्ट्रॉन आप एस वाले में से निकालते हो, दूसरा वाला निकालते हो आप नोबल गैस में से, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन अगर मान लो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट आपको डबल दिखाई दे, तो वो क्या पक्का मिलने वाला है, एल्कलाइन अर्थ मेटल मिलने वाला। क्लियर है? यस मैम। Yes, अगर आप ma'am. लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो वहां पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, वो शायद डीपीपी में मैंने नहीं डाला, कि आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ग्रुप नंबर भी पता लगा सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू देके। यस मैम। हाँ, जिन भी दो आयनाइजेशन एनर्जी में गैप ज्यादा होगा वहां पे एक लाइन खींचनी और आपको देखने कितने वैल्यूज है, ऐसा अगर आपने देखा होगा, अगर यस मैम देखा था। ठीक है। हाँ, उसके अलावा आयनाइजेशन एनर्जी का एक क्वेश्चन ये भी था जो तुम लोग सारे गलत कर रहे थे बेटा। अगर मैं सेकंड पीरियड की बात करूं तो सेकंड पीरियड में कौन कौन से आते हैं, लिथियम आता है, बोरोन, बेरिलियम, सॉरी ग्रुप 2 का बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। शायद अक्षरा दीक्षा ने पूछा था इसमें से मेरे से कुछ। तो लेफ्ट टू राइट आप जाते हो तो साइज डिक्रीज होता है, नो डाउट, और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है मेरा बेटा, एक्सेप्शंस है। नियोन की सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है, फिर फ्लोरीन की होती है, नो डाउट। बट ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन की ज्यादा होती है बेटा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है, P3 हाफ फील्ड है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना मुश्किल होगा। ऐसे ही कार्बन, फिर बेरिलियम और बोरोन में से बेरिलियम की ज्यादा होती है, क्योंकि बेरिलियम में एस में इलेक्ट्रॉन होता है, पेनिट्रेशन पावर इसका ज्यादा होता है, न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना तुम लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा। और फिर बाद में लिथियम आता है। ऐसे ही आपका थर्ड वाला है, थर्ड पीरियड का, उसमें क्या होगा, मैग्नीशियम की ज्यादा हो जाएगी एल्यूमिनियम से, है ना, और ऐसे ही क्या हो जाएगी, फॉस्फोरस की ज्यादा हो जाएगी सल्फर से। तो ये थे वो क्वेश्चन जो आप लोग गलत कर रहे थे। ठीक है, तो देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है इसमें से एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक, न्यूट्रल ऑक्साइड, ये बनता है। आयनाइजेशन एनर्जी पे क्वेश्चन आता है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे क्वेश्चन आता है। और एक और क्वेश्चन भी आप लोग काफी पूछ रहे थे, 5 पॉइंट। देखो आयनाइजेशन एनर्जी में आप हमेशा इलेक्ट्रॉन एनर्जी देते हो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में उल्टा होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। दोनों ही सेम है, बस साइन का डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, साइन का डिफरेंस होता है। आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैं ये नहीं कहूंगी कि हमेशा नेगेटिव होगी, डिपेंड करता है नेचर ऑफ एलिमेंट क्या है। जैसे सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन पॉजिटिव होती है हमेशा, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे। यस मैम। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैम हमें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आप लोग नीट के पीवाईक्यूज कर लेना इस चैप्टर के। अगर आपको लग रहा है कि मैम हमें 25 क्वेश्चन से और ज्यादा क्वेश्चन करने तो तुम नीट के पीवाईक्यूज कर लेना, मॉड्यूल भी अपलोडेड है उसमें। लेकिन वही है, टाइम की शॉर्टेज है तुम लोगों के पास। ठीक है, और बताओ और क्या डाउट थे, मैं अभी 10 मिनट और ले लेती हूँ तुम लोगों की। मैम वो आपको भेजा था ना क्वेश्चन जिसमें 3 एलिमेंट्स थे। कौन से थे मेरा बेटा? मैम आपको भेजा था मैम, जिसमें सोडियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन थे, एल्युमिनियम की निकालनी थी। हाँ तो देखो ना बेटा, उसमें फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन की दी हुई है, तुम्हें एल्यूमिनियम की बतानी। एक बात बताओ, एल्यूमिनियम की मैग्नीशियम से तो कम होगी। यस मैम। लेकिन सोडियम से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब तुम चेक कर लो, 496 है सोडियम की, तो 496 से तो ज्यादा होगी। मैग्नीशियम की कितनी है, 737, तो उससे तो कम होगी। सेम ये वाला जो मैंने एक्सप्लेन किया वही करना था आपको वहां पे। ओके मैम। और बोलो मैम एक क्वेश्चन बताओ बेटा। मैम एक क्वेश्चन मैंने करा था, समझ में कुछ समझ नहीं आया था। बताओ कौन सा क्वेश्चन है, भेजो। मैम वो क्वेश्चन मैम सेंड किया आपको। अभी किया जस्ट?
नो मैम पेंडिंग रुको दोबारा से करती हूँ। नंबर बताओ अपना, क्योंकि वो काफी नीचे चली गई हैं चैट्स आप लोगों की। बताओ। मैम दोबारा से सेंड अच्छा करती हूँ। हाँ, इसमें देखो मोनिका, मोनिका ने पूछा ना, हाँ मोनिका इसमें देख बेटा, अगर मैं वो पूछ रहा है कि किसकी ज्यादा हाईएस्ट एनाइजेशन एनर्जी होगी, अगर मैं पहला देख पा रही हूँ तो 3s2 3p1 किसका है, उसका है ना, एल्यूमिनियम का, यस मैम। है ना। तुम्हें क्या दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एल्यूमिनियम का दिया हुआ है 3s2 3p1, ठीक है, क्योंकि बोरोन का क्या होता है 5 होता है, 1s2 2s2 2p1। फिर उसके बाद तुम्हें किसका दिया हुआ है, आर्सेनिक का दिया हुआ है, फिर उसके बाद तुम्हें किसका दिया हुआ है, सल्फर का दिया हुआ है, और उसके बाद ये लास्ट में दिया हुआ है, सॉरी ये फॉस्फोरस का दिया हुआ है, और लास्ट में आर्सेनिक का दिया हुआ है। तो इसमें पूछा है सबसे ज्यादा हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो एल्यूमिनियम की तो नहीं, उसको हटाओ, सल्फर का भी हटाओ, यानी कि फॉस्फोरस और आर्सेनिक में तुम्हें बताना है। तो तुम्हें पता नहीं, न्यूज़पेपर क्या था, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। तो डाउन द ग्रुप मेरा बेटा क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, इसमें तो मैंने कोई एक्सेप्शन बताया ही नहीं था, है ना। तो फॉस्फोरस की क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। आर्सेनिक और फॉस्फोरस में कोई एक्सेप्शन नहीं था। मैं समझ गई तुम क्या कह रही हो, डी वाले में इलेक्ट्रॉन्स है, बट इसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं बताया था मैंने, जो जैसा है रेगुलर ट्रेंड वैसा ही रहता है। और बोलो। क्वेश्चन हाँ बेटा, मैंने मैम क्वेश्चन भेजा, वो समझाया भी था पर समझ नहीं आया। कौन सा, हम अभी भेजा। हाँ यही तो मैंने अभी बताया ना, यही तो मैं बता रही हूँ इतनी देर से। ये देखो ये रहा, तमनप्रीत ने यही तो पूछा अभी बेटा, अब पढ़ो इसको। मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए एल्यूमिनियम से, बट ज्यादा होती है बेटा, क्योंकि मैग्नीशियम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आप एस वाली ऑर्बिटल से निकालते हो, वो जो फुल्ली फिल्ड है, और पेनिट्रेशन पावर उसका ज्यादा होता है, मतलब न्यूक्लियस के पास होता है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट होगा एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, ठीक है। तो मैग्नीशियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो एल्यूमिनियम से ज्यादा हो जाती है, लेकिन एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम से ज्यादा होती है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। अभी मैंने सेम एक्सप्लेनेशन दी, कहाँ थी तुम, मैम ठीक मुझे है। नहीं सही क्वेश्चन चला। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा, अब आ गया मैम। अब आ गया क्या, करके देखना, फिर भी ना आए तो मेरे को दोबारा भेज देना, मैं वॉइस नोट दोबारा भेज दूंगी, ठीक है। ओके मैम। और मैम बोलो बेटा। मैम जो 496 आयनाइजेशन एनर्जी दी है ना, वो NaAl 496 577 737 786, वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है सेकंड। उसने दिया होगा ना, मेंशन किया होगा उसने, फर्स्ट मैम मेंशन फर्स्ट है बेटा उसकी। यस मैम, कोई गलत आ रहा था, फिर मैं इसको हाँ सेकंड। क्योंकि मैं यही तो बता रही हूँ, ये मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रही हूँ, क्योंकि जो आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो मैग्नीशियम के 2s में से निकालोगे, सॉरी 3s में से निकालोगे, ठीक है। तो मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी एल्यूमिनियम से, या मैं उल्टा बोल दूं कि एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी मैग्नीशियम से, बट ये सोडियम से तो ज्यादा होगी, ठीक है। तो बेटा जो आप ये एक्सेप्शन देख रहे हो ना, इधर आओ, कंफ्यूज मत होना। जैसे मैं एक्सेप्शंस लगा रही हूँ बोरोन और बेरिलियम पे, आप ऐसे नहीं कर सकते हो बोरोन की लगा रहे हो कार्बन के साथ, क्योंकि आप फिर मुझे बोलोगे कि मैम फिर तो मतलब कार्बन की भी ज्यादा होनी चाहिए बेरिलियम से, नहीं, उसके पड़ोसी के साथ लगानी है आपको। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूँ, जो नेबरिंग उसके एलिमेंट्स है ना, वहां पे एक्सेप्शंस देखनी है आपको, जैसे बोरोन बेरिलियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम। अब आप ये थोड़ी ना बेरिलियम की मैग्नीशियम बेरिलियम की जो कंपैरिजन है वो ऑक्सीजन से करोगे ना बाबा ना, ठीक है, ऐसे नहीं करना, पड़ोसी के साथ करना है कंपैरिजन, ठीक है। और बोलो, बस, फिर भी अगर कुछ हो तो मेरे को बता देना। नीला पीला आसमान सबसे, हाँ सही है हाँ अंकिता बोल बेटा। मैम एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन आ रही थी, मैम मैं आपको भेजूं?
हाँ मेरे को भेज बेटा। हाँ इसका जो होमवर्क है, होमवर्क पहले आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं जो मैंने डाले हैं, 11-12 क्वेश्चन है। बाकी आप मॉड्यूल करना स्टार्ट कर दीजिए, एक्सरसाइज पार्ट 2 पार्ट 3 आपसे हो जाएंगे क्वेश्चंस 90%। एक्टिनोइड्स वाले को मत करना क्योंकि वो मैंने नहीं पढ़ा है, बाकी आप कंप्लीट कर सकते हैं उसको, ठीक है। हाँ मेरे को एक बार क्वेश्चन भेज दो बेटा। मैम भेज दिया मैम, उसके ऑप्शन जो थे ना 2 क्वेश्चन